बेसिकली ये तो इसका डिटेल्स है, मतलब एसएपी का डिटेल्स है सारा। ओके, ये जीयूआई ये ठीक है, एक एक जाते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने प्रोक्योर टू पे में डिस्कस किया था कि परचेस रिक्विजिशन होता क्या है। तो थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं अभी उसमें, परचेस रिक्विजिशन क्या होता है। तो मतलब कंपनी में कौन कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कितने लोग होते हैं, बोला। तो अभी आपके हर डिपार्टमेंट में लोग होंगे जो परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो परचेस रिक्विजिशन बेसिकली कब क्रिएट होता है कि बाबा अभी कुछ भी रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ खरीदना है, तो वो केस में परचेस रिक्विजिशन क्रिएट होना है। जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट में समझो कुछ लैपटॉप्स खरीदने हैं, नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ रॉ मटेरियल्स या पैकिंग मटेरियल्स खरीदने, तो उस केस में क्या करेगा, यूजर जाके सिस्टम में परचेस रिक्विजिशन बनाएगा। अगेन समझो आपको कुछ सर्विसेज लेनी है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, समझो कुछ मेंटेनेंस सर्विस है आपके, फोकलिफ्ट है, या आपके कुछ मशीन्स है, एसेट्स है। तो उसके लिए आपको सर्विस लेना है कि आपको उसका रिपेयर करवाना है, नहीं तो एएमसी करवाना है, मतलब एवरी 3 मंथ्स दे हैव टू कम, आके चेक करके जाना है। तो उस केस में वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, या तो वेयर हाउस, मेरे कुछ फोर्कलिफ्ट लिफ्ट है वेयर हाउस में, तो वो वेयर हाउस वाला बंदा क्या करेगा, फोर्कलिफ्ट के सर्विसेज के लिए एक पीआर बनाएगा और वो पीआर सेव करेगा। ओके, तो हर डिपार्टमेंट में चांस है पीआर बनाने का। इट इज नॉट ओनली अबाउट सर्विसेज, मटेरियल्स है जैसे मैंने बताया। तो हर चीज जो भी आपको खरीदनी है कंपनी के काम के लिए, उसके लिए हर डिपार्टमेंट में लोग पीआर बनाएंगे। ओके, तो पीआर बनाने के बाद बेसिकली क्या होगा, तो पीआर अप्रूवल के लिए जाएगा। तो देर विल बी मल्टीपल अप्रूवल्स। समझो मैं हूँ, मैंने पीआर निकाला, मेरे मैनेजर ने अप्रूव किया, तो जो मैंने बोला था कि वो भी वैल्यू बेस्ड हो सकता है पीआर, जिसमें 50,000 तक का वैल्यू है तो सिर्फ मैनेजर अप्रूव करेगा। अगर 1 लाख तक का है तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर, और अगर 5 लाख तक मैनेजर और सीनियर मैनेजर करेगा। 5 लाख के ऊपर है तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर, 3 लोग अप्रूव करेंगे। तो ये हर पीआर जब बनता है, तो बनने के बाद में सिस्टम चेक करता है जाके वैल्यू कितना है। सब क्राइटेरिया होता है अप्रूवल के लिए जाने का, वो क्राइटेरिया सिस्टम सेव के टाइम पे चेक कर लेता है, चेक करके उसको अप्रूवल के लिए भेज देता है। सो दिस इज हाउ द अप्रूवल प्रोसेस वर्क्स फॉर परचेस रिक्विजिशन। इट इज सेम फॉर परचेस ऑर्डर अप्रूवल का। ओके, तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है? परचेस रिक्विजिशन समझ में आया क्या होता है, कंपनी में कैसे बनता है, क्या होता है? इसका कोई प्रिंट आउट नहीं निकालता है। ओके, द रीजन इज कि जब हम एसएपी में या कोई भी अच्छे ईआरपी में मूव होने का प्लान करते हैं, तो ईआरपी में जाने का मतलब है सिस्टम में सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे पीआर का, तो आप क्या करोगे, फिर वो पीआर का प्रिंट आउट लेके परचेसिंग डिपार्टमेंट को दोगे, फिर वो देखेगा मेरे पास आया है, तो फिर वो बोले हाँ इस पे मैं काम करूंगा, प्रिंट आउट को देख के काम चलेगा। हमें यही तो अवॉइड करना है, क्योंकि प्रिंट आउट को देख के प्रिंट आउट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो गुम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस केस में वो बंदा उस पे काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नो प्रिंट आउट, सिस्टम सिस्टम में है, काम करो। तो आप जिस वक्त वो बनाओगे और जिस वक्त वो अप्रूव होगा, इमीडिएटली परचेसर को दिखेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है किसी को कुछ लेके जाना है, कुछ इन्फॉर्म करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना। तो इसीलिए प्रिंट आउट नहीं निकालते इसका। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी? परचेस रिक्विजिशन को पीआर भी बोलते हैं। ओके, तो अभी इसमें क्या है, इसके ट्रांजैक्शंस है बेसिकली। जो ट्रांजैक्शन है ME51N, एक ट्रांजैक्शन है 52N चेंज, ME51 क्रिएट, ME52 चेंज, ME53 डिस्प्ले।
ओके, और फिर ये फ्यूरी के हैं। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे एसएपी में। तो एसएपी में क्या है, ME51N, ये मैंने डाला, ME51। ओके, तो ये मेरा स्क्रीन है परचेस रिक्विजिशन का। पहले तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये अभी के लिए कुछ काम का नहीं, बाद में ये काम आएगा, बताता हूँ। अभी इसमें ना मेजरली चार इसके मतलब चार अलग अलग डिविजन्स है इसके, या डिवाइडेड है पीआर चार चीजों में। वो है, फर्स्ट है डॉक्यूमेंट टाइप, सेकंड है हेडर, उसके बाद है आइटम ओवरव्यू, और उसके बाद है आइटम। आइटम अभी नहीं खुलेगा, वो कुछ डिटेल्स डालने के बाद खुल जाएगा। तो अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट टाइप्स है, तो इसमें अभी किसी ने कुछ भी बनाया नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स है। तो हमें अभी क्या करना है, ये एनबी जो डॉक्यूमेंट टाइप है, ये होता है एसएपी का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप, जिससे आपको किसी भी तरीके का पीआर बना सकते हो। पीआर मतलब परचेस रिक्विजिशन, ये हमेशा दिमाग में रखो। पीआर मतलब परचेस रिक्विजिशन। और ये एनबी मतलब किसी भी चीज, किसी भी टाइप का आप पीआर बना सकते हो। तो अभी क्या है, ये मैंने एनबी सिलेक्ट किया। इसमें सिलेक्शंस और भी कर सकते, वो मैं एक बार हमारे इसमें बताता हूँ। अभी देखो, अभी फिर से चलते केडीएस डॉक्यूमेंट में। सॉरी, यहाँ ओके। ये परचेस रिक्विजिशन, ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नेम और उसका नंबर रेंज फ्रॉम टू। तो यहाँ पे देखो, ये ZRPR मतलब 2RPR है, लेकिन इसको Z कंसिडर करो, क्योंकि जब कस्टमाइज्ड कुछ बना रहे तो उसके सामने Z लगाना इज ए कंसल्टिंग रूल। हम रूल नहीं बोलूंगा, कंसल्टिंग रूल कि सब लोग लगाते लगाना है, क्योंकि बाद में आने वाले लोग आदमी को पता चले कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कस्टमाइज्ड है, तो इसलिए। तो ZRPR, इसको अभी Z लेते, ZRPR रेगुलर पीआर, उसका नंबर रेंज यहाँ से यहाँ तक है। तो बेसिकली ये ZRPR आपके ये ड्रॉप डाउन में आएगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करेंगे आज के सेशन में। तो अभी के लिए तो एनबी। अभी ये क्या है, इसको बोलते हैं हेडर। हेडर मतलब क्या, आपका जो हेड है, हेड के अंडर आपकी पूरी पूरी बॉडी आती है। तो यहाँ पे क्या, बोलिए। हाँ, हाँ, गुड क्वेश्चन। अभी क्या होता है कि ये देखो, ये ZRPR मतलब अभी स्टैंडर्ड अगर आप बनाओगे, तो आगे जाके क्या होता है, जब रिपोर्टिंग आप एक्सपेक्ट करते हो, ME5A में जाता हूँ एक रिपोर्ट में अपने। हाँ, तो अभी ये रिपोर्ट में आपको अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग का या सर्विस का पीओ लेना है, ओके, अगर बाहर निकालना है, तो आपके पास पैरामीटर्स है डालने के लिए, लेकिन द इजीएस्ट पैरामीटर हियर इज द डॉक्यूमेंट टाइप। कि डॉक्यूमेंट टाइप को, और क्या होता है कि आप जब सिस्टम में काम करते हो, तो लोगों का ये आइडेंटिफिकेशन जो है पीआरस का, वो कैसे होता है कि कोई भी अगर परचेसर है, वो जाके सिर्फ नंबर देख लेता है कि ये, अरे ये 1 से चालू हो रहा है क्या, ओके रेगुलर वाला पीआर है, ठीक है, इसका अपन कल देखते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का है क्या, 1 2 का है क्या, सब कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जल्दी दो, उस पे काम करता हूँ। मतलब ये जो आइडेंटिफिकेशन है पीआर का, या तो सिस्टम में भी जब परचेसर देखता है, तब उसको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ नंबर। अभी नंबर के साथ और एक अलग आइडेंटिफिकेशन दिया, डॉक्यूमेंट टाइप। अभी बेसिकली ये जो नंबर है, ये डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन होता है। तो ZRPR डॉक्यूमेंट टाइप का नंबर रेंज चालू होता है 11, ऑल जीरोस 1 से, और एंड होता है ये नंबर पे, मतलब इतने
ये और ये नंबर के बीच में जो डिफरेंस है उतने पीआर आप बना सकते हो जेडआर पीआर में। तो बेसिक और एक चीज होती है कि जब भी रिपोर्टिंग के लिए आप जाओगे, आता है अभी तो मैंने ME5 दिखाया, लेकिन अगर कोई कस्टम रिपोर्ट आप बना रहे हो तो कस्टम रिपोर्ट बनाते वक्त आपको द इजीएस्ट वे टू कोड या इजीएस्ट वे टू प्रोवाइड द लॉजिक, ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है। अभी इट इज नॉट नेसेसरी हर कंपनी जेड पे जाती है, इट इज नॉट नेसेसरी। जो कंपनीज एसएपी डायरेक्ट यूज करती है वो जेड पे जाना पसंद मतलब प्रेफर करती है। डायरेक्ट यूज मतलब क्या, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि एसएपी के ऊपर और एक समझो आपका पॉस है, आप किसी स्टोर में हो और स्टोर में या आप किसी आपका एक आउटलेट है और वो आउटलेट में आपको कुछ बाइंग करना है, तो बाइंग करते वक्त आप डायरेक्ट, कुछ कंपनीज डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन है और कैटेगराइजेशन बोल सकते हैं। तो इससे हम अलग कैटेगरी बनाते, सर्विस की एक बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो अभी रेगुलर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लॉजिस्टिक सर्विस, एसटीओ वाला पीआर, एमआरपी से आने वाले पीआर, एसेट वाले पीआर, बजट वाले पीआर। तो ये अलग अलग तरीके के पीआर बनते हैं। तो अभी ये क्या होता है ना, कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि उनको क्या तरीके के पीआर चाहिए। अभी कुछ कस्टमर बोलेंगे मुझे चाहिए डोमेस्टिक और इम्पोर्ट पीआर, ये बाइफरकेशन चाहिए, तो उनको इस इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हाँ, राइट, राइट। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ये ZRPR है ना, और ये ZRPR है, तो यहाँ पे आप एकदम दोनों तरफ सेम नहीं रख सकते, आपको अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाने पड़ेंगे। अभी इसमें हाँ, एक चीज बताता हूँ मैं, इसमें क्या हो सकता है कि ZRPR आप दोनों के लिए 11 और 1300 के लिए कॉमन रख सकते हो ZRPR। ओके। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग के टाइम पे एडिशनल प्लान डालना पड़ेगा, क्योंकि सेम ZRPR दोनों प्लांट के लिए होगा। अभी आपको अगर एक स्पेसिफिक प्लांट का देखना है तो आपको प्लांट डालना पड़ेगा। अभी इसमें भी क्या होता है कि अगर एक बंदा एक प्लांट में काम कर रहा है, परचेसर, और उसको दूसरे प्लांट का एक्सेस नहीं दिया गया, तो वैसे भी उसको 1200 का दिखने ही नहीं वाला, उसको सिर्फ 1300 का दिखेगा। लेकिन जहां पे एक ही परचेसिंग डिपार्टमेंट है दोनों प्लांट के लिए, फिर दोनों का एक्सेस होता है, फिर प्लांट भी डालना पड़ेगा। सीरियल चेंज नहीं हो सकती, सीरियल चेंज नहीं हो सकती। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है, एक डॉक्यूमेंट टाइप को एक ही सीरियल नंबर रहेगा, दो नहीं बैठेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा, ये जेड थोड़ा ये मतलब राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मेरा। ओके, ZRPR हुआ है दोनों तरफ, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आपका अगर सीरियल नंबर अलग चाहिए आपको, तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नंबरिंग है। नहीं। हाँ, ओके। और किसी को इसमें मतलब समझ में आया क्या डिस्कशन चल रहा है? और आगे आगे जाके आएगा समझ में, क्योंकि हम कॉन्फ़िग भी करने वाले इसमें, यहाँ पे। ओके, लेकिन आइडिया आया। हाँ, बोलो।
हाँ, चेंजेस कर सकते हो नंबर रेंज में। ओके, नंबर रेंज अभी अगर एसएपी ना, हाँ, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट टाइप का और एक होता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है ना, तो अभी इसमें से कौन सा फील्ड एडिटेबल रखना है, कौन सा फील्ड मैंडेटरी करना है, कौन सा फील्ड सिर्फ डिस्प्ले रखना है, ये डॉक्यूमेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये चीजें यहाँ पे होती है। तो अभी स्टैंडर्ड को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर क्या है, वो सबका सेम, मतलब हर टीआर के लिए वो एक ही होगा, एक ही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप यूज होगा। अगर अलग अलग बनाते हो तो अलग अलग तरीके के, अगर दो डॉक्यूमेंट टाइप है, एक डॉक्यूमेंट टाइप में समझो ए वाला फील्ड मैंडेटरी है ये वाला, और दूसरे में ये नहीं है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन एनबी में अगर ये मैंडेटरी करोगे तो सब में ये डालना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। ओके, ओके, तो अभी डॉक्यूमेंट टाइप का समझ में आ गया। आगे चलते हैं अभी। ये हेडर टेक्स्ट है। तो हेडर टेक्स्ट में क्या होता है कि यूजुअली हम एक कॉमन जो हमारा मैसेज है परचेसर के लिए वो यहाँ पे लिखते हैं। अभी ये मेरे अलग 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 तीन चार लाइन आइटम है, समझो मैं इसमें पहला वाला है मेरा, मैं मंगवा रहा हूँ माउस, दूसरा वाला है मैं बोल रहा हूँ कीबोर्ड, तीसरा वाला मॉनिटर, चौथा वाला लैपटॉप। तो अभी क्या है, इसमें दो जगह है जहाँ पे हम इसका मेंटेन कर सकते हैं कुछ इसके बारे में। तो अभी मैं इस यहाँ पे बोलता हूँ ऑल ऑल प्रोडक्ट शुड बी डेल, डेल कंपनी के होने चाहिए सारे प्रोडक्ट, ये लिख दिया मैंने। तो अभी ये जब परचेसर को जाएगा, परचेसर पीओ जब बनाने जाएगा तो उसके भी हेडर नोट में ये लिखा हुआ आएगा, तो वहां पे देखेगा कि जिसने पीआर बनाया है उसका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। और ठीक है, डेल क्या चाहिए उसको सब, वो डेल का आपको लेके देगा, ये वाला। अभी इसमें ये हेडर टेक्स्ट का इतना ही काम है, मतलब या तो आप कुछ नोट करके रख सकते हो, नहीं तो आप कुछ मैसेज आपको पास करना है डिटेल में, टेक्निकल हो सकता है, कुछ उसके रिलेटेड जो भी कुछ आपको लिखना है, सारे पीआर के रिलेटेड, सारे पीआर आइटम्स के रिलेटेड, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि परचेसर को परचेस ऑर्डर बनाते वक्त दिखेगा। ये हेडर को क्लोज करता हूँ, क्लोज इन द सेंस मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, आइटम ओवरव्यू को ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स है, तो अभी के लिए आप हमें सारे फील्ड्स नहीं समझने हैं। अभी हमें समझना है जो मैंडेटरी फील्ड्स है, जो एक पीआर बनने के लिए चाहिए, मतलब चाहिए, उसको ऑप्शन ही नहीं है, वो फील्ड्स हमें सीखने हैं अभी। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आगे के प्रोसेस में जाएंगे उसमें ए का काम आएगा, आई का काम आएगा, तो ये आगे आगे सीखेंगे हम लोग, ओके, आगे वाले प्रोसेस में। तो अभी ये मटेरियल है। मटेरियल मतलब क्या, द मटेरियल कोड, हमें एक मटेरियल मंगवाना है, लैपटॉप मंगवाना है, नहीं तो रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उसका ऑलरेडी सिस्टम में मटेरियल बना हुआ चाहिए। मटेरियल इज अ मास्टर डेटा, ये मटेरियल सिस्टम में बनाना पड़ता है, तभी हम उसका प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यूजुअली क्या होता है, आर एन डी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट डिजाइन किया, नया प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, अभी ये प्रोडक्शन लाइन पे लाना है हमें, तो वो टाइम पे वो उसका हर चीज का कोड बनाते हैं। समझो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तीन रॉ मटेरियल लगते हैं, तो रॉ मटेरियल फर्स्ट वन इज R00012, फिर सेकंड वन इज R00013 एंड R0014। तो ये तीन मटेरियल कोड सिस्टम में बनाएंगे, कैसे बनाना है उसका अलग ट्रांजैक्शन है, वो बाद में सीखेंगे, उसमें अभी नहीं जाना। लेकिन वो बनाते, जब वो बनाएंगे तब वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ एंट्रीज होता है, मतलब कितने एंट्रीज मुझे देखने हैं। तो सिस्टम क्या करता है यूजुअली,
बाय डिफॉल्ट 500 रखता है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले, इसलिए अगर आप ये हटा दोगे और किसी के पास अगर 1 लाख मटेरियल्स है तो उसको रन होने में, प्रोसेसिंग में मे बी एक 3-4 सेकंड लग सकते हैं। अभी मैंने इसको एंटर दबाया तो ये आए मेरे पास सारे मटेरियल कोड्स। तो अभी देखो इसमें जो है ये है मटेरियल कोड्स, ये दिख रहा है RMPI 007, RMPI 008, RMPI 009, ये मटेरियल कोड है, ये उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे होता है। और अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से एक मटेरियल लेता हूँ, ये वाला। ये मटेरियल मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, मैंने एंटर किया। अभी एंटर क्यों किया, जैसे ही एंटर करोगे नीचे रेड कलर का ये सिंबल आएगा, यहाँ पे भी रेड आएगा, और नीचे जो आए उसमें दिखाएगा कि क्या एंट्री है आपको जो एंटर करना है। एंटर क्वांटिटी में 100 डालता हूँ। ओके, अभी फिर से आ गया, देखो एंटर प्लांट। ओके, अभी एंटर प्लांट में हमारे पास है 1710 है शायद, जो अच्छा चल रहा है अभी। ओके, ये देखो 1710, तो ये मैंने लिया, एंटर किया। ये एंटर करने के बाद अभी कुछ आया नीचे, ऊपर रेड वगैरह कुछ नहीं आया, इसका क्या मतलब है, आपका पीआर ओके है। अभी आप पीआर बना सकते हो। अभी ये होता है एक चेक। चेक मतलब क्या, पोस्ट करने से पहले या क्रिएशन के पहले एक चेक सिस्टम के लिए कि सिस्टम कुछ मुझे दिखा रहा है क्या, एरर वगैरह। तो यहाँ पे देखो नो मैसेजेस इशूड ड्यूरिंग चेक, मतलब ऑल ओके, ग्रीन है। अभी अपन सेव कर सकते हैं। तो अभी इस पीआर को मैं सेव कर सकता हूँ। अभी हो गया मेरा ये पीआर। ओके, अभी लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे की थोड़ी चीजें समझाता हूँ, फिर हम लोग सेव करेंगे। या तो चलो सेव कर लेता हूँ। इसको सेव का ये बटन है, सेव क्लिक किया। यहाँ पे देखो 001, सारे जीरोज 1, ये नंबर रेंज है जो ये एनबी डॉक्यूमेंट टाइप को असाइंड है। तो अभी नेक्स्ट वाला जो पीआर बनेगा वो 1 सारे जीरोस 2, फिर 1 सारे जीरोस 3, ऐसा एक 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 नेक्स्ट नेक्स्ट पीआर आते जाएगा। अभी ये पीआर मुझे अगर फिर से खोलना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अब मैंने अगर अभी बनाया है, नीचे मुझे पीआर नंबर दिख रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट है, ऑदर डॉक्यूमेंट, ऑदर परचेस रिक्विजिशन, इस पे क्लिक करो। वो वाला पीआर जो नीचे था वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट बनाया है इसलिए आया। अगर बाद में ऐसा करोगे, इसके बाद में 2-3 ट्रांजेक्शन में करूंगा और वापस आके देखूंगा, तो वैसे नहीं होगा। ये आया यहाँ पे, यस। अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले पीआर दिखा रहा है MME51N। अगर मुझे ये पीआर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे चेंज पे बटन दबाऊं, चेंज में आ गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, /OME52N, मतलब जो यहाँ पे है 52N, ये वाला ट्रांजेक्शन। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा एक नया ट्रांजेक्शन खुलेगा, जहाँ पे, एक मिनट, /ME52N। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा 52N खुला है, यहाँ पे मैं मेरा पीआर नंबर डालूंगा। यहाँ पे मैंने बैक स्पेस करके डाला, अभी रिसेंटली डाला था इसलिए। और यहाँ पे मैं चेंज में जाऊंगा, तो ये चेंज में मैं अभी इसमें चेंज कर सकता हूँ। ओके, सिमिलर /NME53N में जाके मैं फिर से मेरा पीआर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये डिस्प्ले में आ जाऊंगा। ओके, अभी मैं चलता हूँ वापस अपने पहले स्क्रीन पे। तो यही से मैं चेंज में जाऊंगा। अभी देखो नीचे वाला, यहाँ तक तो समझ गए, ऊपर वाला। अभी ये आइटम वाला क्या होता है ना, वो बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 10 है। अभी यहाँ पे और एक आइटम में ऐड करता हूँ। हम्म, ये एक मैंने और एक आइटम ऐड किया। अभी फिर से पूछ रहा है तो मैं इसको 50 आइटम करता हूँ, 1710 करता हूँ। ओके, अभी मटेरियल नॉट मेंटेन फॉर बाय परचेसिंग, ठीक, मटेरियल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 02 लेता हूँ। हाँ, ये आ गया 02 वाला, ठीक है, ये भी आ गया। अभी देखो आइटम में अगर जाओगे तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। 10 मतलब ऊपर वाला, 20 मतलब नीचे वाला। तो यहाँ पे भी नीचे देखो चेंज होगा, ये मटेरियल अभी 20 का है, मतलब ये वाला है। अभी मैं इसको चेंज करूंगा तो वो 10 वाला आ जाएगा, ये वाला मतलब ये वाला 10। ये 10 इज अ सीरियल नंबर, 10, 20, 30, 40, 50,
ऐसे आगे आगे आते जाएगा। अभी अभी ये है मटेरियल, ये उसका डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन मटेरियल मास्टर से आता है, ये भी मटेरियल मास्टर से आता है, ये तो ऑलरेडी मटेरियल मास्टर है। अभी मटेरियल ग्रुप जो कि आपको यहाँ पे भी दिखेगा, कहाँ गया ये वाला, तो ये मटेरियल ग्रुप का जो कोड है वो है, ये देखो उसका डिस्क्रिप्शन, रॉ मटेरियल L002। ओके, ये यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल ग्रुप्स होते हैं, मटेरियल ग्रुप का कंसेप्ट बाद में सीखना है हमें। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वो मटेरियल मास्टर से डायरेक्ट आ जाता है और यहाँ पे भी दिखता है और यहाँ पे भी दिखता है। अभी मैं जाता हूँ क्वांटिटीज में, ये है क्वांटिटी, दिस इज 100। 100 मतलब अभी जो मैंने डिमांड किया। ऑर्डर्ड क्वांटिटी मतलब जिसका पीओ बना, अभी तो पीओ बना नहीं, अभी पीआर बनाया तो 0। और ओपन क्वांटिटी मतलब पीआर क्वांटिटी माइनस ऑर्डर्ड क्वांटिटी, अगर ये 100 है और मैंने 60 का अगर पीओ बनाया तो यहाँ पे 40 लिखा आएगा। तो मतलब आपके पीआर में अभी 40 क्वांटिटी का पीओ निकालना बाकी है, ऐसा उसका मतलब होता है। फिर आता है डिलीवरी डेट, रिक्वेस्ट डेट, ये वाला। तो ये डिलीवरी डेट मतलब आपको ये मटेरियल कब चाहिए, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कहीं पे भी चेंज करो दूसरी जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी कब चाहिए, तो ये लिखा है 4/2 को, तो 4/2 को ओके, चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा है। अब ये है प्लान डिलीवरी टाइम मतलब 5 दिन। अभी वेंडर से हमारा कुछ रूटीन बाइंग है तो 5 दिन लगते हैं वेंडर को मटेरियल देने के लिए। जीआर प्रोसेसिंग टाइम मतलब फैक्ट्री में आने के बाद में क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह ये सब करके 1 दिन उसका लगता है। यहाँ तक कुछ डाउट? हाँ, वो एक्चुअली क्या करता है ना सिस्टम, मटेरियल मास्टर में हमें ऑप्शन होता है ये डालने का, प्लान डिलीवरी टाइम और जीआर टाइम। ओके, तो वहां पे भी डालते हैं और एक दो जगह है जहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिस्टम वहां से पिक करके यहाँ पे लाता है। सिस्टम क्या करता है, आज के दिन से प्लान डिलीवरी टाइम और जीआर टाइम ऐड करके, आज के दिन से उतने दिन ऐड करके जो डेट आता है वो डेट डिलीवरी डेट करके डालता है, ऐसा होता है। तो इसका रीजन क्या होता है? इट इज नॉट नेसेसरी, इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि है ना, देखो, जो परचेसर है उसका ये जो होता है डिलीवरी टाइम, और ये एक रेफरेंस होता है, ये कभी फिक्स नहीं होता है। ये यूजुअली प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन में अभी कितने दिनों के बाद ये मटेरियल आएगा, ये सिस्टम को समझने के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए ये दोनों डेज कैलकुलेट होके वो प्रोडक्शन प्लान करता है खुद ही, सिस्टम प्लान करता है। तो उसके लिए वो यूजुअली होता है। अभी क्या है कि इट इज नॉट मैंडेट कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी जब पीआर बना रहा है बंदा, तो पीआर बनाने के बाद में उसका एक्सपेक्टेशन हो सकता है, उसको इमरजेंसी है, वो बोलेगा 6 दिन नहीं रुक सकते, 3 दिन में चाहिए। ओके, तो वो 3 दिन का डेट डालेगा वहां पे। हम्म। 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 ये देखो, डिलीवरी डेट नेक्स्ट वर्किंग डे, ये नेक्स्ट वर्किंग डे का है। दूसरा है कैन डिलीवरी बी मेड रियलिस्टिक, मतलब रियलिस्टिक डिलीवरी डेट ये वाला है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है जल्दी आना चाहिए। ओके, तो अभी ये आपको दिख रहा है ऑरेंज में, राइट? तो इसी मैसेज को हम रेड भी कर सकते हैं, एरर भी कर सकते हैं, मतलब इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अगर इसको हम एरर करते कस्टमर रिक्वायरमेंट पे, तो क्या होगा, मतलब कोई भी बंदा ये जो डेट है इसके अंदर का डेट नहीं डाल पाएगा।
हाँ, होता है, लेकिन इट इज नॉट अ रियलिस्टिक सिनेरियो, ऐसे कभी नहीं होगा। कोई भी उसको रेड करके नहीं लेगा। उसका रीजन ये है कि ये जो डेज डाले गए हैं, ये एक्सपीरियंस है हमारा कि आने के लिए 6 दिन लगते हैं, इस पे डाला है। अभी वो एक्सपीरियंस, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इमीडिएट चेंज हो जाता है एक्सपीरियंस। कैसे? ये मैंने आज क्रिएट किया, और ये पीआर 2 दिन अप्रूव ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ? फिर तो 4 को नहीं आएगा, 6 को आएगा। मतलब वही पे सब। नहीं 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 नहीं, सिस्टम नहीं करेगा चेंज, सिस्टम नहीं करेगा चेंज। बिकॉज क्रिएट करते वक्त जो डेट प्लानिंग है उसके हिसाब से सिस्टम ने प्लान किया। अभी आप अगर खुद से मैन्युअली डिले कर रहे हो तो सिस्टम की क्या गलती है? उसमें कोई गलती नहीं। ओके। और दूसरा ये होता है कि आपका ये पीआर का बना है, लेकिन आपका इस देखो, ये तो 4 डेट आया, अभी सिस्टम में आज समझो रातों रात पीआर अप्रूव हो गया, या कल का दिन लगा अप्रूव होने में, अभी परसों पीओ बना, तो ऑलरेडी आप 2 दिन डिले चल रहे हो। हाँ। तो अभी क्या होता है, पीओ में भी डेट होता है ना डिलीवरी का। तो सिस्टम जब प्रोडक्शन का रन लेता है तो पीओ के डिलीवरी डेट को कंसिडर भी करता है। ओके। नहीं नहीं नहीं, पीओ में जो होता है ना, पीओ में यूजुअली, पीओ में जब जाते हो आप तो ये लीड टाइम बिट टाइम सब छोड़ दो उसके बाद में, क्योंकि पीओ में जो डेट आता है वो वेंडर ने दिया हुआ डेट है, वो आपके एनालिसिस वाले डेट पे नहीं चलेगा। वेंडर बोलता है कि मैं 10 तारीख को मटेरियल दूंगा, तो आपका लीड टाइम सब कैलकुलेट करके 6 आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मटेरियल आने ही नहीं वाला है। रियलिस्टिक क्या है? 10। तो जो पीओ बनाने वाला बंदा है वो 10 डाल देता है वहां पे, ऐसा है। ओके। तो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। यस, और किसका कुछ क्वेरी यहाँ तक? आज। आज। राइट। अप्रूवल। हाँ, अप्रूवल, अप्रूवल। नहीं, ये और ये सिस्टम का कुछ इससे लेना देना नहीं है, डिलीवरी डेट से और ये तीन नीचे के ये दो फील्ड से। ये है आज का क्रिएशन है तो आज, ये तो नॉन नेटेबल आ गया आपका। रिलीज डेट जो है ना, वो सिस्टम अभी आज का ले रहा है, क्योंकि सिस्टम को क्या मालूम है आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे। तो ऐसा ही कौन सा उठा के डेट नहीं ले सकते वहां पे परसों का वगैरह। तो सिस्टम क्या करता है, आज का डेट ले लेता है, पीआर सेव कर देता है। जिस दिन आपका पीआर एक्चुअल रिलीज होगा उस दिन सिस्टम यहाँ पे आके चेंज करेगा रिलीज डेट, खुद से सिस्टम चेंज करे। हम्म। 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 होता ही है वो। ये नीचे वाले जो है ना वो होता ही है। यहाँ पे मटेरियल मास्टर में हमने डाला है ऑलरेडी 5 और 1, ऑलरेडी है इस मटेरियल मास्टर में अभी, इसीलिए उसने यहाँ पे लाया है। ये मैनुअल नहीं डाला मैंने। और सिस्टम ने क्या किया इन दोनों का। हो गई ना फिर। अभी क्या है, अभी आज का डेट क्या है? 6 दिन ना आज से। आज 24 है। हाँ, तो ये थोड़ा सा डेट में डेट आगे का आ रहा है। ओके, ये देखते हैं अपन, लेकिन डेट उसी पे। हाँ। जीआर प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम। हम्म।
नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, सिस्टम को उससे कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ मटेरियल में क्या डाला है देखता है। आप डोमेस्टिक लाओ, इंपोर्ट लाओ, कुछ भी लाओ, ये ना, ये टेंटेटिव होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि 6 दिन में आता है मेरा मटेरियल। अभी वो 20 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है एक्चुअल में। बराबर है। ये थोड़ा आनी चाहिए, ठीक है, वो गलत हुआ है, वो देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल क्यों नहीं आया यहाँ पे डेट, लेकिन यूजुअली इसका एडिशन करके ये डेट आता है। ओके। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का इशू नहीं है, कंसिडरेशन का इशू हो सकता है कि अभी इसमें क्या है, पहले अगर पीआर बना है तो वो पीआर में डालते वक्त अगर ये डाला है चेंज करके किसी ने। ओके। लेकिन वो भी इशू नहीं है एक्चुअली, पीआर में किसी ने ये डेट डाला है, क्योंकि डेट पिछले पीआर के रेफरेंस से नहीं आती। ये देखना पड़ेगा आमिर जी, एक्चुअली ये सेम क्यों नहीं आ रहा है, सिस्टम का इशू भी हो सकता है इसमें। हाँ हाँ, आपकी बात सही है। फॉर्म्स मतलब? ट्रांजैक्शन। हाँ। नहीं, अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं होता है, अभी क्या होता है, सिस्टम अपग्रेड होता है। अब ये 2023 का सिस्टम है, समझो 2022 का इनके पास था, इन्होंने उसको अपग्रेड करके 2023 किया। तो वो जो अपग्रेड होता है ना, वो अपग्रेड में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक अपग्रेड चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे इशू आते हैं, ऐसे छोटे छोटे इशू आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एसएबी को रेस करना पड़ता है, या तो एसएबी ने ऑलरेडी नोट रिलीज किया हुआ रहता है, तो वो नोट एसएपी लाइब्रेरी में जाके चेक करना पड़ता है कि डिलीवरी डेट इज नॉट showing properly या नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉपरली एज पर प्लान डिलीवरी एंड जीआर प्रोसेसिंग टाइम। ऐसा अगर डालोगे तो आपको कुछ नोट्स आएंगे, या एसएपी के लाइब्रेरी में कुछ आएगा आपको इसके ऊपर कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके नोट्स आते हैं, एसएपी नोट। तो वो एसएपी नोट बेसिस टीम को देना है, और फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसा होता है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, एसएपी हमें अलाउ नहीं करता कोड को हाथ लगाने के लिए। यस। हाँ, यूजुअली ऐसे होता है, मैंने कुछ केसेस में मेरे हुआ है ऐसे कि एसएपी को वो इशू हमसे पता चला है कि ये इशू है, तो एसएपी वो टाइम पे नया नोट बनाता है और हमें दे देता है कि अब ये इम्प्लीमेंट करो ऐसा। अभी बाकी लोगों के लिए एसएपी नोट मतलब क्या, एसएपी एक कंपनी है जो जिसने हमें ये सॉफ्टवेयर दिया है। अगर इस सॉफ्टवेयर में कुछ गलत होता है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो हम उनको रीच आउट करते हैं कि ये देखो इसमें हमें प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ऐसे मतलब इंसिडेंट बनाना पड़ता है, एक टिकट बनाना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं आपके सिस्टम में आके, और देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो वो वहीं पे कम्युनिकेशन चलता है, वो बोलते हैं यस इट्स अ प्रॉब्लम, वी विल वर्क ऑन इट एंड रिवर्ट यू। तो एक मे बी एक दिन, आधा दिन, 2 दिन, उसकी सिंसियरिटी या क्रिटिकलिटी कितनी कितनी है, उसके ऊपर एसएपी इमीडिएट उसके ऊपर एक कोड बनाता है, और वो कोड उनके तरीके से एक एसएपी नोट बना के, एसएपी नोट का एक नंबर होता है 10034, तो वो नंबर हमें दे देता है कि ये आप इम्प्लीमेंट करो। फिर हमारे पास जो टेक्निकल टीम है, एसएपी बेसिस टीम, उनको हम बोलते हैं कि ये नोट इम्प्लीमेंट करो, तो वो उस नोट को लेके, या तो टेक्निकल टीम बेसिस वाली या एबैप वाली,
अगर कुछ कोड चेंज है तो एबएप वाले लोग क्या करते हैं, एसएपी ने जो दिया है वो कोड उठाते, जहां पे उन्होंने बोला है वहां पे डाल देते, सब्जेक्ट क्लोज। तो सॉल्यूशन देता है एसएपी, उसको हम एसएपी नोड बोलते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ी आगे की बात है अपने लिए, आएंगे हम उसके ऊपर, एंड एंड पे आएंगे उसके ऊपर। और किसका कुछ डाउट? यस यस यस, यू आर राइट। तो आगे चलूं मैं, अगर किसी का डाउट नहीं? ठीक है। तो अभी वैल्यूएशन प्राइस मतलब ये मटेरियल का कुछ वैल्यूएशन होगा। तो वो वैल्यूएशन क्या होगा? तो वो यहाँ पे या तो मटेरियल मास्टर से आता है, और अगर मटेरियल मास्टर में जीरो प्राइस है, वहां पे प्राइस कैसे आता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर वहां पे प्राइस है तो यहाँ पे आ जाता है, अगर वहां पे मटेरियल मास्टर में प्राइस नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, जीरो या ब्लैंक आता है, जीरो भी नहीं आता, ऐसे आता है। तो हम उसको फिलअप करना पड़ता है, इट्स अ मैंडेटरी फील्ड। तो हम उसको क्या करते हैं, समझो अभी 1 USD, 1 USD मैंने एंटर किया, 1 USD पर केजी का इसका रेट है। ओके। अभी इसके बाद में ये टैक्स कोड, इसकी जरूरत नहीं पड़ती अभी, मतलब अगर लगता है तो मतलब यूजुअली क्या होता है ना, परचेस रिक्विजिशन जो बनाता है उसको मालूम नहीं होता कि मटेरियल कहाँ से लिया जाएगा, तो उसको क्या मालूम टैक्स कोड क्या लगाना है। अभी मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि बोलो, प्राइस का क्या होता है, मटेरियल मास्टर जो होता है, अभी ये मटेरियल मास्टर है, इसके अंदर में जाता हूँ। अभी मटेरियल मास्टर में एक अकाउंटिंग व्यू होता है। तो अभी जब प्रीवियस बाइंग हुआ है मटेरियल का, तो वो बाइंग के टाइम पे ना कुछ प्राइस होता है उसका, प्रीवियस बाइंग में। तो वो प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये तो किसी ने डाला है, मतलब मटेरियल बनाते वक्त डाला है। तो दो ऑप्शन है, या तो मटेरियल बनाते वक्त प्राइस डालो स्टैंडर्ड प्राइस में, दूसरा है कि मटेरियल का मूविंग एवरेज प्राइस होता है। ओके, तो मूविंग एवरेज प्राइस अपडेट होता है आपके बाइंग के ऊपर, लास्ट बाइंग जो हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस अपडेट होता है। उसका एक पूरा कैलकुलेशन है मूविंग एवरेज प्राइस का, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पे या तो मटेरियल मास्टर, थैंक यू प्रणल, या तो मटेरियल मास्टर से प्राइस आएगा, नहीं तो मैन्युअली प्राइस डालेंगे। हाँ, प्राइस पता होगा। अभी देखो, परचेसर रिक्विजिशन बनाने वाले को कहाँ प्राइस पता होता है? वो होगा 80 80 USD का 1 किलो, अपन डालेंगे 1। मालूम ही नहीं है तो क्या है, वो जो फील्ड है उसको भरने के लिए 1 डाल देते लोग। तो ऐसा चलता है। तो उसका टोटल कैलकुलेशन होके टोटल पीआर का ये लाइन आइटम का जो वैल्यू है 10 का, वो यहाँ पे दिखाता है। हाँ, अभी उसके बाद टैक्स कोड है। टैक्स कोड का क्या है कि टैक्स कोड अगर मालूम है तो डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते, यूजुअली नहीं डालते। क्योंकि अभी समझो हम इंडिया में अगर पुणे में मेरा कंपनी और मुझे कुछ बाइंग करना है, अभी परचेस रिक्विजिशन बनाने वाला अगर यहाँ पे डाल देता है, अभी इंडिया में क्या चल रहा है कि एक स्टेट में अगर आप हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दो टैक्स मिला के लगता है। अगर अगर स्टेट के बाहर से ले रहे हो तो आईजीएसटी लगता है। तो अभी ये चीज, ये कहाँ से लेना है, ये जब पीआर बनता है तब डिफाइन नहीं होता है, इसलिए टैक्स कोड नहीं डालते। अगर डाल भी दिया तो पीओ के टाइम पे टैक्स कोड चेंज हो जाता है, कर देते परचेस। फिर आते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई में। तो इसमें अभी एक वाला समझ सकते हैं, डिसाइड वेंडर। अभी होता है ऐसे कि, हाँ, बोलिए आमिर जी। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो आपका स्टैंडर्ड रहेगा, नहीं तो मूविंग रहेगा, दोनों में से एक ही प्राइस का ये होता है। अभी आपको तो मालूम है कि अगर स्टैंडर्ड होता है तो फिर वो क्या है, उसमें कंसिडर होता है।
कॉस्टिंग रन में कंसिडर होता है, मूविंग एवरेज प्राइस। हाँ, कॉस्टिंग के लिए वो होता है। तो वो पूरा अलग कंसेप्ट में चले जाते, वो आएंगे अपन उसके ऊपर, मटेरियल, उसका वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड, मूविंग, ये सब हम बाद में आएंगे जब मटेरियल मास्टर में जाएंगे, तब डिस्कस करते हैं उसको। ओके। तो यहाँ पे डिजायर्ड वेंडर मतलब क्या है? वेंडर मास्टर होता है, जैसे मटेरियल मास्टर ये है वैसे वेंडर मास्टर है। अगर मैं कोई, मेरी ये कंपनी है और मुझे, मैं अभी किसी से बाइंग कर रहा हूँ, तो मैं किस से बाइंग कर रहा हूँ? समझो मैं के एन एफ पंप है, या के एन एफ पंप से मुझे कुछ पंप बाय करने, तो यहाँ पे के एन एफ पंप के नाम से मेरा एक वेंडर बना होगा, तो वो वेंडर को मैं जाके सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अभी समझो ये सप्लायर है, तो ये वेंडर नंबर है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ उस परचेसर को, इट्स माय सजेशन कि आप ये वेंडर से मंगवाओ, इट्स माय सजेशन। तो ऐसा करके हम पीआर बना सकते हैं, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अभी उसके बाद में, ओके, उसके बाद में स्टेटस, नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है ये तो वही है ना कि क्या होता है ना, बहुत सारे परचेस रिक्विजिशन बनाने वालों को, अभी मेंटेनेंस में जाओगे अगर ना, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या होता है ना कि आपका अगर कुछ एसेट है या कुछ मशीन है, मशीन का कुछ खराब हो गया, तो उसी मशीन का पार्ट चाहिए, और उस मशीन का पार्ट देने वाला हमारे वेंडर्स में एक ही वेंडर है, या तो दो वेंडर है, लेकिन मुझे इसी वेंडर से चाहिए, क्योंकि उसका वो ब्रांड देता है। प्राइस प्राइस तो छोड़ो, परचेस रिक्विजिशन वाला नहीं देखता, उसका जो स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देने वाला जो वेंडर है, वो उसको मालूम होता है, तो वो क्या करता है, वो डिजायर्ड वेंडर डाल देता है। अभी परचेसिंग में जाने के बाद में फिर परचेसिंग वाले क्या करते हैं, तू कितने पे दे रहा है, वेंडर ए को पूछते हैं, जो कि डिजायर्ड वेंडर है। वो बोल रहा है 50,000, और दूसरा वेंडर है वो बोल रहा है 48,000। फिर वो परचेसर आएगा परचेस रिक्विजिशन बनाने वाले के पास में, अरे भाई तू क्यों बोल रहा है ए से मैं खरीदूं, बी से क्यों नहीं खरीदूं? फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह वगैरह कुछ रहेगा, तो वो बी को भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे देंगे, ये यही दे रहे हो क्या? हाँ, तो चलो बी के साथ में, तो ये गया डिजायर्ड वेंडर, बी का पीओ बनेगा ऐसे। ओके, डन। नहीं, मटेरियल मास्टर का इसमें कोई रिलेशन नहीं आता, उसका रिलेशन आता है कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आप किसी वेंडर के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये वाला जो रॉ मटेरियल है वो मैं आपसे ही खरीदूंगा, तो यहाँ पे आप इसको सेव करने से पहले एक वार्निंग मैसेज आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट फॉर दिस मटेरियल, इतना आता है। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करोगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो वेंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो होता है फिक्स्ड वेंडर की, इसी से खरीदना है आपको, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, दैट्स इट। मटेरियल मास्टर में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है डालने का। मटेरियल मास्टर में वेंडर कभी भी आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि मटेरियल मास्टर इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम बाइंग। आपका एक मटेरियल है, ओके, तो वो मटेरियल दुनिया में आप किसी भी वेंडर से बाय कर सकते हो। तो किस वेंडर से बाय करना ये परचेसर डिसाइड करेगा, और उससे दो चीजें बन सकती है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं तो इन्फो रिकॉर्ड बन सकता है। अगर इन्फो रिकॉर्ड बना है उस वेंडर का और उस मटेरियल का, तो यहाँ पे ये वेंडर आ जाएगा डायरेक्टली। हम्म, देता है मतलब आप डिसाइड डालोगे, परचेसर डिसाइड करेगा उससे लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट प्राइस से अगर वो, राइट राइट, यू आर राइट।
यस, यस, राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है। फिर आते हैं अपन स्टेटस के ऊपर। अभी जब आपका इसका पीओ बनेगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। ओके, पीओ बनने के बाद में, और उसमें पीओ नंबर दिखेगा आपको और उसका क्वांटिटी दिखेगा। उसका जीआर करोगे, जीआर नंबर दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगा। इनवॉइस करोगे, इनवॉइस नंबर दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परचेस रिक्विजिशन बनाने वाले को दूसरे पीओ का या जीआर का एक्सेस कभी नहीं होता है, उसको सिर्फ पीआर का ही एक्सेस होता है। तो वो पीआर खुद का ट्रैक कैसे करेगा, मॉनिटर कैसे करेगा, इसका क्या हुआ होगा, कुछ बना क्या इसका? तो यहाँ पे एक बॉक्स आता है, वो इस पीआर में आएगा, मेरा ये पीआर मैंने रेज किया था, क्या हुआ इसका? ओके, पीओ बना है अभी, ठीक है। तो वहां से वो अपडेट खुद का खुद ले सकता है, रादर देन गोइंग एंड आस्किंग परचेसिंग डिपार्टमेंट में इसको। ऐसा होता है। ओके, ये देखेंगे हम, इस पे वापस आने वाले जब पीओ बनाएंगे। तो फिर आता है कांटेक्ट पर्सन। तो ये बेसिकली मेरा यूजर आईडी, ये रियल टाइम मतलब मैन्युअली मैंने बनाया, रिक्विजिशन में मैं डालूंगा मेरा नाम। ये क्या होता है, एक यूजर मल्टीपल लोगों को यूज करने के लिए देते हैं। अभी शिफ्ट में काम हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो एक ही यूजर होता है। फर्स्ट शिफ्ट में आके ऋषिकेश यूज करेगा, सेकंड शिफ्ट में आके भाग्यश यूज करेगा, थर्ड शिफ्ट में आके आमिर जी यूज करेंगे। ऐसा तो जिसने भी वो बनाया वो खुद का नाम डालेगा ऐसे। ठीक है, इसका बाद में देखते हैं अपन। टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या होता है, आइटम टेक्स्ट। अभी ये जो पर्टिकुलर आइटम है, ये आरएमपी, ये वाला, तो इसका मेरा कुछ बहुत सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, या कुछ थोड़ा भी है। कुछ मुझे इस आइटम के बारे में परचेसर को कुछ बताना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी है वो पीओ में दिख जाता है उसको। ओके, अभी ऐसे भी ने क्या किया, और भी कुछ दे दिया है। आइटम नोट, टेक डिलीवरी टेक्स, मतलब डिलीवरी होते वक्त पैकिंग ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हो इसमें। तो ऐसा मल्टीपल टेक्स्ट आते हैं। अभी कंपनीज यूजुअली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वहां पे, तो कंपनीज यूजुअली डिसाइड करती है उसी टाइम पे कि इस टेक्स्ट में से कौन से टेक्स्ट यूज करने हैं। क्योंकि परचेसर हर आइटम में जाके उसके 4 टेक्स्ट नहीं पड़ेगा, तो उसमें से किसमें मेंटेन करना है, क्या करना है, कर भी सकते हैं 4 में, उसका प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सिस्टम का कोई ये नहीं है। बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आइटम टेक्स्ट में मैं लिखूंगा कुछ आइटम के स्पेसिफिकेशन के बारे में, वो आप देख लेना। ऐसा। फिर आते हैं डिलीवरी एड्रेस पे। ये मेरे प्लांट का एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें इसमें बाद में आएंगे अपन। ये अप्रूवल डिटेल्स है। ये फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो का यहाँ पे आया है, मतलब जो अप्रूवल के लिए जाता है ना, उसका यहाँ पे डिटेल्स आता है। ओके, ये तो हमें अप्रूवल का पूरा एक 2 लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें हम अप्रूवल पूरा स्टार्ट टू एंड सीखेंगे। तो ऐसा ओवरऑल पीआर का सब डिटेल्स है। ओके, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है वो बचा इसलिए है क्योंकि आप भी में बोलने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, और उसको समझने के लिए कुछ एक इनिशियल और थोड़ा नॉलेज चाहिए किसी और प्रोसेस के बारे में। वो प्रोसेस सब जब सीखेंगे तब यहाँ पे आके वो फील्ड भी देख लेंगे अपन। अभी बोलिए, इसका क्या क्वेरी है? अभी हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम ये और ये इतना कंप्लीट करें, हम आज इस पे ही है। नो प्रॉब्लम। आपके क्वेरीज है वो ये इनिशियल लेवल पे थोड़ा ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन इससे ऐसे होगा कि बाद में जाके आपको क्वेरीज कम आएंगे। और जो भी कोई क्वेरीज पूछ रहा है, ओके, तो अभी आमिर जी ने कुछ पूछा है, तो समझो बाकी लोगों को उसमें से कम समझ रहा है, ठीक है, कम समझने दो। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। जिनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये क्वेरीज नहीं आएंगे, जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उन्होंने काम किया है वो पर्टिकुलर फील्ड में, उनको क्वेरीज आएंगे, वो पूछेंगे। ये सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सबको वो सुनने मिल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन सुनने मिल रहा है। तो यू आर
increasing your knowledge. Okay.